सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस में। आज हमारा फिजिक्स एनालिसिस चैनल पर फर्स्ट लेक्चर है। हम अपने इस चैनल का नाम फिजिक्स एनालिसिस रखा है। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, भौतिक विज्ञान का विश्लेषण। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी चैनल पर हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे आपको। हर रोज एक लेक्चर आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, एक टॉपिक पर, एक चैप्टर पर। और हम इस चैनल पर पूरा फिजिक्स कवर करेंगे क्लास 12 का। ठीक है, आप लोग हमें याद करके सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, एक एक लेक्चर की। हमारा एक एक लेक्चर 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर का हो सकता है, 60 मिनट या 60 मिनट प्लस भी हो सकता है। ठीक है, हम 1 या 2 लेक्चर्स में ही चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम फिजिक्स एनालिसिस है, इसका मतलब विश्लेषण, भौतिक विज्ञान विश्लेषण। तो वो तो आप लोग अब देखेंगे ही, ठीक है, कि हम किस प्रकार से भौतिक विज्ञान का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत की एक इकाई का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जिसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। ठीक, जिसका नाम है, सबसे पहला है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे आगे आएगा गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय। ठीक, इससे अगला चैप्टर आएगा विद्युत विभव, उससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा संधारित्र। ये चैनल यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं सबको शेयर किया जाए इस चैनल को और सब लोग इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारे बुक का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में ये पूरा का पूरा चैप्टर कूलाम के नियम पर आधारित है। ठीक, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के अंदर क्या होता है, कूलाम्स नियम किस पर आधारित है, किसके लिए वो बनाया गया है। तो देखिए कूलाम्स लॉ को बनाया गया है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए। ठीक है, कूलाम्स भाई साहब ने एक नियम बनाया जिसके द्वारा हम 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। अब मान के चलिए आप लोगों ने अभी 11th की है, ठीक है, और या नहीं भी की है। और अगर आप लोगों ने 11th की है और आपके 11th बर्बाद हो चुका है, ठीक है, और आपको 11th का कुछ भी नहीं आता, तो हम एक नई शुरुआत करेंगे क्लास 12 से। ठीक है, क्लास 12 की बुक से ही। ठीक, हम लोग क्लास 12 की न्यूटन प्रकाशन की बुक पढ़ा रहे हैं, इससे हम आपके लिए सारे चैप्टर्स को कवर कराएंगे। तो चलिए हम आपको बता दें, समझ लीजिए आप लोग क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा है तो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो हम आवेश की बात करते हैं। आवेश, सबसे पहले जो आवेश जिसके ऊपर कूलाम भाई साहब ने नियम बनाया, पहले हमें आवेश को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आवेश क्या है, लगभग हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, शॉर्टकट में ही बात करेंगे और जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए देखिए, आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले, सबसे पहले एक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने यह देखा था कि एक अंबर नाम का पीला ठोस पदार्थ ऊन पर रगड़ने से ऐसा गुण प्राप्त कर लेता है कि वह अपने से हल्की वस्तुओं जैसे कागज, तिनका आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंबर एक पीला ठोस पदार्थ होता है जिसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, उन टुकड़ों को अगर आप ऊन के ऊपर रगड़ोगे, ठीक है, तो ऊन पर क्या करेगा, अपने से हल्की वस्तुएं जैसे तिनके, कागज के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक, ये बात उस समय में बहुत प्रचलित हुई थी। उस समय अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। जब अंबर ऐसा गुण प्राप्त कर लेता था कि वह दूसरी चीजों को आकर्षित कर सके, तो अंबर को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
उसका नाम रखा गया था, ग्रीक भाषा में उसको इलेक्ट्रॉन कहते थे, और जब वह गुण प्राप्त कर लेता था दूसरी चीजों को आकर्षित करने का, तो फिर उसको कहते थे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि विद्युतमय पदार्थ। विद्युतमय पदार्थ वो होता है जिसके अंदर विद्युत का कोई गुण आ जाता है, विद्युत गुण कह लीजिए या फिर आवेशित वस्तु कह लीजिए। ठीक है, विद्युत में होना मतलब किसी वस्तु का आवेशित हो जाना, यही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, या किसी वस्तु का आवेश ग्रहण कर लेना। इसके बाद बहुत वर्षों बाद एक डॉक्टर ली बर्ड हुए, ठीक है, 1600 ईस्वी में। उन्होंने इस बात पर प्रयोग किए और उन्होंने अनेक प्रयोग किए, और उन्होंने देखा कि अन्य वस्तुएं भी, अन्य कई प्रकार की वस्तुएं भी अलग अलग चीजों पर रगड़ने से इस प्रकार का गुण प्राप्त कर लेती हैं कि वे अपने से हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे कि आबुनस की लकड़ी, कांच की छड़, लाख आदि। आबुनस एक लकड़ी का नाम है जिसको यदि बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो आबुनस की लकड़ी छोटे तिनके, कागज के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार यदि कांच की छड़ को रेशम के धागे या रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो कांच की छड़ भी अपनी ओर हल्के तिनके या कागज के छोटे बारीक टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस प्रकार और भी कई सारी चीजें हैं जो रगड़ने पर क्या करती हैं, किसी न किसी वस्तु के साथ रगड़ने पर क्या करती हैं, दूसरी वस्तु जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब इन प्रयोगों को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब तक पता चल चुका था कि जो वस्तु अगर किसी वस्तु को अन्य वस्तु पर रगड़ते हैं, किसी अन्य विशेष वस्तु पर रगड़ते हैं तो वस्तु इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आवेशित हो जाती है। ठीक है, या विद्युत में हो जाती है। इसके बाद और प्रयोग किए गए। प्रयोगों में क्या किया गया, दो कांच की छड़ ली गई, एक कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया और उसको धागे में बांधा गया, बांधकर लटका दिया। दूसरी कांच की छड़ ली गई, उसको भी रेशम पर रगड़ा गया, रेशम पर रगड़कर उसको क्या किया गया, धागे से बंधी हुई छड़ के समीप लाया गया। जब धागे से बंधी हुई छड़ के समीप हम दूसरी कांच की छड़ लाते हैं तो ये धागे से बंधी हुई कांच की छड़ इस छड़ से, दूसरी कांच की छड़ से प्रतिकर्षित होती है। प्रतिकर्षित होती है मतलब दूर हटती है, ऐसे रोटेट हो जाती है। जैसे जैसे छड़, कांच की छड़, दूसरी छड़ इस कांच की धागे से बंधी हुई छड़ की ओर पहुंचती है, समीप पहुंचती है, तो धागे से बंधी हुई छड़ घूम जाती है, रोटेट कर जाती है। इस प्रकार से हमें पता चला कि यदि दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से या रेशम के धागे से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया जाए तो वे प्रतिकर्षित होती हैं। प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटती है। इसी प्रकार आबुनस की छड़ को, आबुनस की लकड़ी को बिल्ली की खाल पर रगड़कर देखा गया। एक आबुनस की लकड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ के धागे से बांध दिया गया, दूसरी आबुनस की छड़ को बिल्ली से रगड़ के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लाया गया। तो ये छड़ भी जब दूसरी छड़ समीप आई तो ये छड़ भी धागे से बंधी हुई छड़ रोटेट हुई, यानी कि पहली छड़ दूसरी छड़ से प्रतिकर्षित हुई और ये धागे से बंधी हुई छड़ रोटेट हो गई, घूम गई। तो इससे पता चलता है कि आबुनस की लकड़ी या आबुनस की छड़ भी बिल्ली के खाल पर रगड़ने के पश्चात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब इसके बाद प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि यदि दो वस्तुओं को, दो छड़ों को एक ही प्रकार की वस्तु या धागे, बिल्ली की खाल आदि से रगड़ा जाए और उनको आपस में मिलाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि दूसरी अन्य हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे पता चलता है कि एक प्रकार का आवेश, एक प्रकार की पदार्थ से केवल एक ही प्रकार का आवेश प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद प्रयोगों को आगे बढ़ाया गया। अब की बार क्या किया गया, आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे पर बांधा गया और कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आबुनस की छड़ के समीप लाया गया, तो वे दोनों अट्रैक्टिव हुई, अट्रैक्टिव होकर आपस में मिली। ठीक है, इसको आकर्षण बल कहते हैं। ये आकर्षण के कारण एक दूसरे के समीप आए। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि विद्युतमय गुण दो प्रकार का होता है। एक वो जब दो छड़ों को एक ही चीज से रगड़ते हैं और समीप लाते हैं तो प्रतिकर्षण करती है,
और जब दो छड़ों को अलग अलग चीजों से रगड़कर समीप पाया जाता है तो वे आकर्षण करती हैं, एक दूसरे के समीप आती हैं। तो इससे पता चलता है कि विद्युत में गुण दो प्रकार का होता है। इसके पश्चात सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक ने इन छड़ों को दोबारा से प्रयोग में लाया और देखा। उन्होंने बताया कि ये दोनों छड़, जो छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और जो छड़े एक दूसरे को समीप लाती हैं, एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लगाती हैं, ये छड़े जो आकर्षित करती हैं, ठीक है, एक छड़ दूसरी छड़ को जब आकर्षित करती है वो आपस में मिलती है, तो उनका आवेश इसी प्रकार शून्य हो जाता है जिस प्रकार ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का संयोग होने पर वे शून्य हो जाती है। ठीक इसी प्रकार दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप आने पर शून्य हो जाते हैं। तो उन्होंने बिना किसी तर्क के एक छड़ को आवेशित छड़ और दूसरी छड़ को ऋणावेशित छड़ कहा। जो छड़ बिल्ली की खाल पर रगड़कर लटकाई गई थी, जिसे अबुनस की छड़ कहते हैं, उस छड़ को इन्होंने ऋणावेशित छड़ कहा। और जो छड़ रेशम पर रगड़ी गई थी, जिसे कांच की छड़ कहते हैं, उस छड़ को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेशित छड़ कहा। इस बात का कोई तर्क नहीं था, उन्होंने इस बात को ऐसे ही कह दिया। इसके बाद इस बात की पुष्टि तब हुई जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से यह बात सिद्ध हुई कि कौन सी छड़ धनावेशित होगी और कौन सी छड़ ऋणावेशित होगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा परमाणु की संरचना। देखिए, प्रत्येक पदार्थ प्रकृति में परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, परमाणुओं के संयोग से छोटे छोटे अणु बनते हैं और छोटे छोटे अणु से बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो प्रत्येक पदार्थ का मूल कण परमाणु माना जाता है। ठीक है, मूल अवयव कण परमाणु होता है। तो देखिए, प्रत्येक परमाणु के अंदर नाभिक होता है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक, तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर केमिस्ट्री का पूर्ण रूप से एनालिसिस विश्लेषण पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर केमिस्ट्री की पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। जो अब मैं केमिस्ट्री के बारे में यहाँ बताऊंगा वो सब बातें उसमें चैनल पर बताई गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षकों के अंदर। तो देखिए, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भार निर्मित करता है नाभिक का, और प्रोटॉन नाभिक का आवेश निर्मित करते हैं, आवेश बनाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। प्रत्येक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे किसी परमाणु का नंबर यदि 8 है तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होंगे। इसी प्रकार यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है, या 17 है, तो यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन आवेश निर्मित नहीं करते, न्यूट्रॉन नाभिक का भार निर्मित करते हैं। ठीक है, तो अब जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों बराबर संख्या में होते हैं, एक दूसरे के बेहद समीप होते हैं, जिसके कारण परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन। और परमाणुओं से मिलकर बनने वाला प्रत्येक पदार्थ उदासीन होता है। ठीक, चलिए हम इस बात को बोर्ड पर समझते हैं। ऐसे जैसे कोई परमाणु, मान लीजिए परमाणु का यह नाभिक है और इसके अंदर आठ इसके अंदर प्रोटॉन है। ऐसे ऑक्सीजन का ही परमाणु दे दीजिए जिसका नंबर 8 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग ये लिख लेते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब बातें हमने अपने चैनल पर बता रखी है केमिस्ट्री वाले में। ठीक है, तो चलिए, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है।
ठीक है। दूसरा प्रोटॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कहने का ये है, एक प्रोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या पकड़ कर रख सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए या 8 इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में चक्कर लगाने के लिए यहाँ पर नाभिक के अंदर 8 ही प्रोटॉन उपस्थित है। ठीक। अब इसमें इन सब चीजों का रोल क्या है, देखिए, अगर हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो ये धनावेशित हो जाता है। ठीक। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, तो ये परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे NaCl, यहाँ सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान में देता है। ठीक है। चलिए देखिए कैसे। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, दोनों बराबर बराबर। क्लोरीन के पास 17, क्लोरीन का नंबर होता है 17 और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। ठीक है। और इसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी 17। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। अब आप लोग चेक कीजिए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया, तो जब ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए कम, 10 बच गए, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11। ठीक है। तो यहाँ क्या चीज ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। देखिए, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या पकड़ कर रखते हैं। एक प्रोटॉन तो बेकार हो गया, एक प्रोटॉन तो फ्री हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन के हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर प्रोटॉन फ्री हो चुका है। अब ये एक प्रोटॉन जो 11वें नंबर का प्रोटॉन है, वो किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा, वो फ्री है, तो यहाँ उसको ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा कि यहाँ पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। चलिए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। अब आप लोग चेक कीजिए, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 17। ठीक। इसके पास प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपने साथ पकड़ कर रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है जिसको कोई नहीं पकड़ सकता, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लगाते हैं माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो जब कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां प्रोटॉन की वृद्धि होती है, समझे। जब कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो वहां प्रोटॉन की वृद्धि होती है, और प्रोटॉन की वृद्धि होती है तो धनावेश होता है, उत्पन्न होता है। और जब कहीं इलेक्ट्रॉन आता है तो प्रोटॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को हम ऋणावेश चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार यदि किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए तो वो ऋणावेशित हो जाता है, और किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाए तो वह धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार पदार्थों में होता है, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो ऋणावेशित, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेशित होता है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बात आती है कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर कैसे पहुंचते हैं। तो ये सब होता है घर्षण के कारण। ठीक है। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर घर्षण के द्वारा पहुंचते हैं। जैसे कि जब अवुनस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पर उपस्थित सभी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अवुनस की छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण अवुनस की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने के पश्चात अवुनस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से या रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के सभी इलेक्ट्रॉन रेशम के धागे या रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसके पश्चात एक नियम आया आवेश संरक्षण का। आवेश संरक्षण का नियम अर्थात जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं
तो आवेश बराबर बराबर संख्या में आदान प्रदान होता है। जैसे कि अगर हम अवुनस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे, ठीक है, तो अवुनस की छड़ उतनी ही ऋणावेशित होगी जितनी की बिल्ली की खाल धनावेशित होगी। ठीक है, अवुनस की छड़ उतनी ही ऋणावेशित होगी जितनी बिल्ली की खाल धनावेशित होगी। या यूं कह लीजिए कि बिल्ली की खाल पर जितना धनावेश होगा उतना ही अवुनस की छड़ पर ऋणावेश होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जब कांच की छड़ को रेशम के धागे पर रगड़ा जाता है या रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, ठीक, तो रेशम का धागा उतना ही ऋणावेशित होगा जितना कि कांच की छड़ धनावेशित होती है। ठीक है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन रेशम के धागे पर जाएंगे उतने ही प्रोटॉन कांच की रोड में, कांच की छड़ में बचेंगे। ठीक है, तो आवेश हमेशा बराबर संख्या में होता है। यदि हम दो हाथों को ऐसे रख दे, ठीक है, तो इस हाथ पर सपोज कीजिए इस हाथ पर धन आवेश है, तो इस हाथ पर उतना ही धनावेश होगा जितना कि इस हाथ पर ऋण आवेश है। जब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये मिलकर उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, उदासीन मतलब जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर हो जाते हैं जीरो। ठीक है, तो ये था आवेश संरक्षण गणित। इसके बाद आता है आवेश को नापने की यूनिट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम मापन की एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा विद्युत धारा की मूल इकाइयां हैं। किसी भी चीज के मापन की एक मूल इकाई होती है जिसके लिए एक एमकेएस पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति सबसे छोटी इकाइयों को कहते हैं। ठीक है, देखिए एमकेएस पद्धति में बड़े बड़े मात्रक भी होते हैं और छोटे मात्रक भी होते हैं। ठीक है, ये एक पद्धति होती है जिसके द्वारा वस्तुओं की यूनिट्स, इकाइयों को निर्धारित किया जाता है। देखिए एमकेएस पद्धति में मीटर लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, एस सेकंड समय के लिए, ए एम्पियर विद्युत धारा के लिए मूल इकाइयां हैं। ठीक है, एमकेएस पद्धति के अंदर। अब हम जहां पर भी विद्युत धारा के एम्पियर की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे, तो उसको जो नापा जाएगा वो एम्पियर में नापा जाएगा। समय की अगर कहीं बात करेंगे तो वो सेकंडों में नापा जाएगा। ठीक है, अगर हम कहीं द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो किलोग्राम में नापा जाएगा, किलो में भी और ग्राम में भी। ठीक है, और अगर हम लोग कहीं इसकी एम की बात करें, मीटर की बात करें, तो लंबाई की बात करें तो लंबाई को मीटर में मापा जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं मापक यंत्र, मापक इकाइयां। ठीक है, तो मापन इकाइयां एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा विद्युत धारा की मूल इकाइयां हैं। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर देखिए हम लोग किलोग्राम, मीटर, सेकंड सबको तो समझते हैं, लेकिन एम्पियर यहाँ एक अलग वर्ड है। ठीक है, तो एम्पियर की परिभाषा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जा सकती है। एम्पियर की परिभाषा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जा सकती है। कैसे, देखिए यदि दो एक समान चालक तार निर्वात में रखे हों, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, दोनों के अंदर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात यदि ये दोनों तार एक दूसरे पर 2 गुना 10 की पावर -7 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि तारों में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर है। ठीक है, यदि दो समान तार निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, दोनों में एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात यदि दोनों के दोनों एक दूसरे पर 2 गुना 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि तारों में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस बात को यहां पर लिखा भी है कि यदि निर्वात में स्थित दो सीधे व समांतर तारों में
जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और इन तारों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये तार एक दूसरे पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करे तो तार में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर, तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये हो गई 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आवेश के मात्रक की। एम्पियर, एम्पियर वास्तव में आवेश का ही एक मात्रक है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, इसको साफ कर देता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अभी तो हम कूलाम की बात ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पहले ही कूलाम लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। एक प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है। बस फर्क इतना है, ये ऋणावेश होता है, ऋणावेश, और ये धनावेश होता है, धन आवेश। ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ चलता है, धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि गति करता है, यदि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो भी गति करेगा। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो भी गति करेगा, और गतिमान आवेश को कहते हैं विद्युत धारा। हम लोगों ने अभी यहां तार बनाए थे, तो तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की थी। विद्युत धारा प्रवाहित का मतलब चलने वाला, ठीक है, या बहने वाला। ठीक है, ये होता है प्रवाहित का मतलब। तो विद्युत धारा इसमें चल रही है, प्रवाहित हो रही है, बह रही है। बहना मतलब चलना ही होता है एक प्रकार से। तो विद्युत धारा अगर चलेगी, विद्युत धारा कब चलेगी? जब आवेश चलेगा। विद्युत धारा होती क्या है? वास्तव में विद्युत धारा गतिमान आवेश को ही कहते हैं। गतिमान आवेश को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पर पहुंचने के लिए, तो गतिमान आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश कब चलेगा? जब इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि गतिमान इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आगे बात समझे? चलिए, अब विद्युत धारा से हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा कब बनेगी? जब आवेश चलेगा। तो इसमें आवेश की आवश्यकता होगी, आवेश बटे समय। आवेश चलता है तो समय की भी एक निश्चित मात्रा ली जाती है। ठीक है, और यहाँ एमकेएस पद्धति में मापा गया है, तो यहाँ समय आवश्यक रूप से होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कि जितने 1 सेकंड समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा। अब यहां से आवेश निकालते हैं। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। यहां छोटी से छोटी इकाइयां ली जाएंगी। चलिए देखिए, यदि हम लोग कहें आवेश 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 1 एम्पियर धारा। एम्पियर धारा गुणा 1 सेकंड। 1 सेकंड। ठीक है, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 1 एम्पियर धारा गुणा 1 सेकंड। इस सूत्र से स्पष्ट है, इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि किसी चालक में एक
एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक में कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा को एक कूलाम आवेश कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। एक कूलाम आवेश बराबर 1 एम्पियर धारा गुणा 1 सेकंड। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इसी समय में चालक के अंदर प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा को एक कूलाम आवेश कहते हैं। ये आवेश का मात्रक है। ठीक है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर या एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी इकाई होती है, मूल रूप होता है किसी भी चीज परमाणु का एक प्रकार से, क्योंकि परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनता है। तो परमाणु से भी बेहद छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम न तो देख सकते हैं और न ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। और न ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। इसको क्या किया जा सकता है, एक स्थान से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। यह आवेश संरक्षण के नियम को दर्शाता है। तो ये था आवेश का मात्रक। ठीक है। आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग एक वीडियो नया अपलोड करेंगे। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वैद्युत क्षेत्र के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल फिजिक्स एनालिसिस पर हम धीरे धीरे करके इसी चैनल पर संपूर्ण फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।